हाय एवरीवन, कैसे हैं। गुड आफ्टरनून। और आज डेट है 3 मार्च। और आज मैं आपके लिए कोई व्लॉग लेकर नहीं आई हूँ, बस कुछ बात करनी है। वैसे तो बहुत कुछ है शेयर करने के लिए आपसे, पर पता नहीं मेरा मन नहीं कर रहा है कुछ भी करने का 2 दिन से, इसलिए मैंने व्लॉग भी नहीं बनाया है। और 2 दिन से लगातार मेरा सर दर्द इतना था कि 2 दिन से सर दर्द की मैं लगातार दवाइयाँ खा रही हूँ। और मेरा बीपी जो है वो भी लो हो रहा था, तबीयत थोड़ी सी भी ठीक नहीं थी। तो आज थोड़ा बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। 2 दिन पहले जब मैं वीडियो पब्लिक कर रही थी, तो थोड़े दिनों से तो मैं मॉर्निंग के टाइम ही मैं अपना वीडियो जो है वो पब्लिक कर देती हूँ। और रात को एडिटिंग सब कुछ करती हूँ। सुबह मॉर्निंग के टाइम पे वीडियो में जो है पब्लिक कर देती हूँ। तो जब मैं वीडियो पब्लिक करने के लिए जा रही थी, तो मैंने मोबाइल हाथ में लिया अर्ली मॉर्निंग, उठकर तुरंत ही। और मैंने सबसे पहले यूट्यूब ऑन किया। तो यूट्यूब जैसे ओपन किया, मैंने देखा एक न्यूज़ थी, लाइव आत्महत्या। मैंने नहीं देखा, मैंने बोला जाने दो यार, सुबह सुबह ऐसी न्यूज़ भी नहीं देखनी है। और ऐसी न्यूज़ इसलिए मैं नहीं देखती हूँ कि जब मैं देखती हूँ ना, तो सुबह जब मैं ऐसी न्यूज़ देखती हूँ तो उसके बारे में ही सोचने लगती हूँ। कितना भी मैं कोशिश करूँ, वो मेरे दिमाग से नहीं हटता वो सब कुछ। बहुत कुछ सोचने लगती हूँ और फिर मेरी हालत बिगड़ जाती है। तो फिर मैंने सोचा नहीं देखना वीडियो। और फिर वो भी दिमाग में आया कि चलो देखते हैं आखिरकार हुआ क्या है वो पता चले। तो मैंने 1-2 बार स्किप भी कर दिया और फिर वापस से ओपन किया वीडियो। तो वो वीडियो था आयशा आरिफ खान का। मैंने देखा थोड़ा वीडियो। तो आयशा का वीडियो था पूरा। वो मैंने देखा कि जो वो कदम उठा रही थी उनसे पहले क्या क्या बात कर रही थी, वो सब कुछ मैंने सुना। तो जो उनकी मुस्कान थी, वो काम उनको पता था वो क्या करने जा रही है। इसके बाद इसकी ज़िंदगी ख़त्म होने वाली है। आत्महत्या करना कोई छोटी मोटी बात नहीं है, कोई बच्चों का खेल नहीं होता है। इंसान तब आत्महत्या करता है जब उनके पास कोई और रास्ता नहीं होता है। हमें लगता है ऐसा कि आत्महत्या सारी समस्याओं का हल नहीं होता है, पर वो इंसान जब आत्महत्या करता है ना, उस उनको ऐसा लगता है कि मेरे पास कोई हल नहीं है और बस यही एक रास्ता बचा है, तब वो इंसान आत्महत्या करता है। और उनकी जो मुस्कान थी ना, वो बहुत कुछ कह जाती है। और मुस्कान के पीछे जो दर्द था ना, वो बहुत कुछ सिखा भी जाती है हमें। और जब वो लास्ट उनका जो शब्द था कि भगवान है ना, उनको कभी इंसानों की शक्ल ना दिखाए। तो सच में आजकल इंसान नहीं हैवान बसते हैं सब जगह पे। इंसान तो रहे ही नहीं है। आपका दर्द समझने वाला इस दुनिया में तो कोई नहीं है। वो बात सही है। और फिर मैंने देखा उनकी मम्मी की और उनके पापा के साथ जो बात हुई वो, तो मुझे सबसे ज़्यादा इमोशनल वही बात सुबह सुबह कर गई। उनके पापा से जो बात हुई, उनके पापा जो बोले कि सोनू बेटा तू घर वापस आ जा, कोई भी गलत मत कदम मत उठाना। तो वो सुनकर ही मैं इतना इमोशनल हो गई और बहुत रोई सुबह सुबह। जो मैं रोई ना सुबह सुबह, उसकी वजह से मुझे सर दर्द बहुत होने लगा। और बोले कि सोनू बेटा तुम घर वापस आ जाओ, मैं मोंटू को भेजता हूँ गाड़ी लेकर। और फिर बाद में बोले कि एक काम करो, वहाँ से ऑटो पकड़ो और स्पेशल ऑटो करके तुम घर वापस आ जाओ, मैं ऑटो के पैसे भी दे देता हूँ। पर कुछ भी करो, उन्होंने पूरी कोशिश की आयशा को समझाने की। फिर उनकी मम्मी से बात हुई, तो उनकी मम्मी भी बोली कि बेटा तू घर घर पे वापस आ जा, ऐसा कोई गलत काम मत करो, ऐसा काम करने से लोग तुम्हें ही गलत समझेंगे। हम माँ बाप को तो पता होता है कि उनकी लड़की गलत नहीं है, पर वो बोली कि लोग तुम्हें ही गलत समझेंगे, ऐसा ऐसा कोई काम हमें करना ही नहीं है। तुम वापस आ जाओ, तुम्हारे पापा कल ससुराल जाएंगे, जहाँ ईसा का ससुराल था वहाँ जाएंगे, बातचीत करेंगे और कोई हल निकालेंगे। हम जो केस उन्होंने आरिफ पे किया था वो केस भी वापस ले लेंगे, बैठकर सारी समस्या का हल हो जाएगा। पर वो बोले नहीं, ऐसा मानी ही नहीं। लास्ट में उनके पापा ने उसको डांटा भी कि बड़े बुजुर्गों की बात तुम समझती नहीं हो, घर वापस आ जाओ, मैं आत्महत्या कर लूँगा, घर के सारे लोगों को मार दूँगा और लास्ट में मैं खुद मर जाऊँगा अगर तूने ऐसा कोई काम किया तो। फिर भी आयशा नहीं समझती है, क्योंकि जैसे मैंने बोला पहले भी कि
हमें लगता है कि हमारे पास ऑप्शंस हैं, पर जो इंसान थक गया है, हार चुका है, तो उसको ऐसा लगता है कि उसके पास मरने के अलावा कोई ऑप्शंस नहीं है, तब जाकर वो इंसान ऐसा कदम उठाता है। तो फिर वो सब कुछ सुना मैंने, पर उसमें मुझे एक बात लगी। आयशा की जब आयशा की मम्मी से बात हो रही थी, तब बोला कि सोनू बेटा, ऐसा कोई गलत काम मत करना जिससे लोग आपको गलत समझे। आप ऐसा काम करोगी तो लोग आपको ही गलत समझेंगे। तो आप सोचो यार कि लोगों ने कितना सताया होगा, कितना बोला होगा, कितना सुनाया होगा, क्या क्या बातें की होगी उन लोगों के बारे में, तब ये इतनी मजबूर हो गई होगी। एक तो उनके हस्बैंड का वो बिहेवियर, जैसे कि उनका किसी और लड़की से अफेयर था, तो आयशा के सामने आरिफ उस लड़की को वीडियो कॉल करता था, और जब आयशा कुछ बोलती थी तो उसको मारपीट करता था। और उसके बाद उस लड़की के पीछे पैसे बर्बाद करने के लिए आरिफ आयशा के माँ बाप से पैसे भी मांगता था। मतलब कि दहेज दहेज के नाम से लाख 1.5 लाख रुपया ऐसे आरिफ ने तो ले लिया। और आयशा के पिता इतने रीच नहीं थे, पैसे वाले नहीं थे, वो सिलाई काम करते थे और घर चलाते थे। तो आयशा को 2 बार तो वो अहमदाबाद छोड़कर भी गया पैसे लेने के लिए। जब पैसे आते थे तो वो आयशा को वापस अपने साथ ले जाता था अपने घर, और फिर जो पैसे मिलते थे वो सारे पैसे उस लड़की के पीछे बर्बाद कर देता था। और ये दोनों एक दूसरे के रिश्तेदार भी थे। आयशा के बुआ का लड़का आरिफ था, बचपन से एक दूसरे को जानते थे, लव मैरिज भी हुई थी, लगभग लव मैरिज ही हुई है। और जब आरिफ को पता चला कि आयशा ने ऐसा कदम उठाया है, आयशा ऐसा कदम उठाने जाने वाली थी, तो आरिफ को बोला भी था आयशा ने। तो आरिफ ने बोला कि तुम मरती हो तो मर जाओ, पर मरने से पहले मेरे लिए वीडियो बनाकर छोड़कर जाना, ताकि पुलिस मुझे आकर ना पकड़ जाए और मेरा रास्ता जो है वो क्लियर हो जाए। वही बात को लेकर आयशा को बहुत तकलीफ हुई और इसने ये कदम उठाया। फिर जब आरिफ को पता चल गया था शाम को कि आयशा ने ऐसा किया है, पूरे घर वाले को पता चला था, फिर भी साले हरामी दूसरे दिन सुबह उठकर और चले गए। आरिफ के बुआ के लड़के की शादी थी तो सारा घर वहाँ पे चला गया। तो वहाँ पे तो दोनों के रिश्तेदार आए थे, तो कुछ रिश्तेदारों को तो पता था कि आयशा ने ऐसा कदम उठाया है। तो इन लोगों को बोला, तो इन लोगों को तो ऐसा कि कुछ हुआ ही नहीं, ऐसा उनका बिहेवियर था शादी में। दोपहर तक थोड़ा बहुत जो आयशा का वीडियो था वो सोशल मीडिया पे लग चुका था। तो उन लोगों को ऐसा लगा कि शायद अब बचने का कोई रास्ता नहीं, शायद पुलिस भी आ सकती है, हमें ले भी जा सकती है। तो डर के मारे सब अलग अलग जगह पे छुप गए थे। ये जो लोग हैं, ये समाज है, उसमें सबसे ज़्यादा एक औरत ही औरत की दुश्मन होती है। अगर एक औरत को समझ लगे ना, तो ऐसे केस बहुत कम हो जाएंगे, कोई आत्महत्या नहीं करेगा। बहुत लोग ऐसे होते हैं, किसी के जज और वकील बन जाते हैं। खुद के घर में क्या होता है वो कभी जज या वकील बनकर देख लीजिए, आपको नज़र आ जाएगा। ऐसी बहुत सारी आयशा हैं जो इसी टाइम पर, जब मैं आपसे बात कर रही हूँ, यही टाइम पर आत्महत्या कर रही होगी या कर चुकी होगी। ऐसी बहुत सारी आयशा हैं जिस पर अभी इसी वक्त बहुत कुछ जुल्म हो रहा होगा, वो सह रही होगी, किसी को पता भी नहीं है। आयशा ने वीडियो बनाया और वो वीडियो पब्लिक हो गया, इसलिए हमें पता है, मुझे पता है, आपको पता है। अगर आयशा ने ऐसा कोई वीडियो नहीं बनाया होगा, पब्लिक नहीं हुआ होता, तो मैं भी नहीं जानती शायद, और आप भी नहीं जानते आयशा को, कि आयशा कौन है, क्या किया। अगर आपको ये बात समझनी हो ना कि एक औरत की दुश्मन कैसे, 4-5 औरतें खड़ी हो ना, वहाँ जाकर बोलना एक लड़की ने ऐसा किया, तो तुरंत ही जज और वकील बन जाएगी और तुरंत ही अपना फैसला सुना देगी कि लड़की की गलती होगी, लड़की ने ऐसा किया होगा, लड़की ऐसी होगी, लड़की ऐसा कर रही होगी, कुछ ना कुछ XYZ कुछ भी बोलेगी। वो खुद क्या बोल रही, वो उस लड़की को जानती भी नहीं है, खुद क्या बोल रही है वो खुद को पता भी नहीं होगा, फिर भी तुरंत ही ऐसे फैसला सुना देगी। तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि एक औरत ही
की दुश्मन होती है। और मेरी इस बात से आप सब सहमत भी हैं, वो मुझे पता है। मुझे सच में बहुत गुस्सा भी आ रहा है कि यार कब तक ये सब कुछ होता रहेगा, कब तक सब लोग ऐसे सहते रहेंगे। क्या कभी कोई आदमी गलत नहीं होता है, पुरुष की कोई गलती नहीं होती है? मैंने इतना देखा है, गलती या गुनाह करने वाले लोग जो होते हैं ना, उसको ही पूजा जाता है। आप मुंह फड़ हो, मुंह पे बोल देते हो या सहकर रहते हो, तो आप ही मतलब कि आप ही गुनहगार बन जाते हो। आप ही जब आप ही आपके ऊपर ही सब कुछ आ जाता है कि आप ही गलत हो। अगर आप गलत नहीं हो फिर भी आप पर ही सब कुछ डाला जाता है कि आप ही गलत हो, आपकी ही गलती है, आपकी वजह से ही ऐसा हुआ है। यार कौन सी दुनिया में जी रहे हो आप सब? पता नहीं 2 दिन से मैं क्या सोच रही हूँ। मुझे कभी कभी डर लगने लगता है अपनी जान से के लिए यार, कि क्या बोलूँ, मुझे बहुत डर लगता है कभी कभी मेरी बेटी के लिए कि भगवान उसको सही सलामत रखना और उसका पति जो है वो अच्छा देना। सच में उसका ससुराल और उसका पति और उसके घर के जो मेंबर्स हैं सब कुछ अच्छा देना। कभी भी मेरी बेटी की ज़िंदगी में ये दिन देखना ना पड़े। मुझे बहुत अंदर से डर लगने लगता है और मैं तब भी बहुत इमोशनल हो जाती हूँ कि बस मेरी बेटी के साथ कुछ ऐसा गलत ना हो। आप भी एक माँ बनकर सोचिए ना, कभी एक बहन बनकर सोचिए या एक औरत बनकर सोचिए। किसी के साथ कुछ हो रहा हो तो उसको जाकर पूछो यार कि तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, क्या हुआ है तेरे साथ, किसने किया, क्यों किया, कब हुआ। कुछ सवाल कीजिए, उसको भी अच्छा लगेगा। आप तुरंत ऐसे उसको जज मत कीजिए। उसने आत्महत्या की, ऐसा ने आत्महत्या की, वो छोटी बात नहीं है। मरना कोई छोटी बात नहीं है। क्या आप ऐसा कर सकते हो? क्या आप सोच सकते हो कि मैं मर जाऊं? पता नहीं, मेरे दिमाग से निकल ही नहीं रहा है। कल जब मैंने इंटरव्यू देखा उनके पापा का, आयशा के पापा का, तो वो बोले बहुत लड़ लिए हम हिंदू मुसलमान के लिए, अब बारी है इंसान बनने की। जब हम जन्म लिए थे तो हम इंसान बनकर आए थे, न ही हिंदू मुसलमान सिख ईसाई कुछ बनकर नहीं आए थे, इंसान बनकर आए थे। मेरी बेटी तो गई है, वो वापस नहीं आएगी मुझे पता है, पर मेरी ऐसी बहुत सारी ऐसा है जिनको बचाना है। बेटियों को बचाओ, बेटियों को सपोर्ट कीजिए। समाज के बारे में मत सोचिए, लोगों के बारे में मत सोचिए, लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा। बेटियों से बढ़कर कुछ भी नहीं है। अपनी बेटियों को सपोर्ट कीजिए, अपनी बेटियों को आगे बढ़ाइए। मैंने वो इंटरव्यू देखा तब मुझे वो रो रहे थे ना, तो वो देखा नहीं जा रहा था। वो बाप है यार, उन पे क्या बीत रही होगी। उन्होंने अपनी बेटी को खोया है और वो लोग साले हरामी। मुझे तो ऐसा लगा कि सबको इतना मारूं ना मैं, कि जब पता है कि आयशा ने ऐसा कदम उठाया, कुछ भी हुआ था, तो उन लोगों को तुरंत ही राजस्थान से अहमदाबाद आना चाहिए। कुछ भी हुआ था, झगड़ा, कुछ भी प्रॉब्लम थी, पर ऐसे समय पर उन लोगों को अहमदाबाद आना चाहिए था, तो साले दूसरे दिन शादी में चले गए। वो कितने हरामी होंगे आप देखिए। उन लोगों ने कितना जुल्म किया होगा उस लड़की पर, तब जाकर उसने आत्महत्या की होगी। वो हिम्मत हार गई थी, वो पूरी ऐसे मतलब कि उसमें जान ही नहीं बची थी, उसका शरीर ही ऐसा मूवमेंट कर रहा था, ऐसा था। वो जिंदा थी फिर भी वो जिंदा नहीं थी। मुझे सच में, हम तो ऐसे कुछ भी हमारे साथ होता है तो हिम्मत करके आगे बढ़ जाते हैं।
पर मुझे सबसे ज़्यादा डर लगता है अपनी बेटी के लिए कि यार मेरे घर में भी बेटी है और उसके साथ कुछ गलत हो गया तो डर लगता है। अब तो हमें भी ऐसा डर लगता है कि शायद हमारी बेटी के साथ ऐसा ना हो। ऐसी कोई बात आती है तो मैं बहुत इमोशनल हो जाती हूँ और सबसे पहले झांसी के लिए ही मैं सोचने लगती हूँ कि मेरी बेटी के साथ कोई गलत काम ना हो, ऐसा कोई गलत बातें ना हो बस। और जब मैं दूसरी बार प्रेग्नेंट थी तो मैंने मन्नत मांगी थी कि मुझे लड़की चाहिए। एक तो लड़का था मेरा दिव्या, तो बस मुझे लड़की चाहिए और लड़की हो तो ही मेरी प्रेगनेंसी आगे बढ़े, वरना तो मेरे साथ कुछ ना कुछ गलत हो जाए। पर मुझे लड़की ही चाहिए। और लास्ट में जब डिलीवरी का टाइम आया था तब भी मैंने यही प्रार्थना की थी कि अगर लड़की हो तो ज़िंदा रहे और अगर लड़का हो तो मुझे दूसरा लड़का नहीं चाहिए। जब मैं डिलीवरी टाइम पर हॉस्पिटल में थी तब मैं ऐसा सोच रही थी कि मुझे लड़की ही चाहिए, लड़का नहीं चाहिए दूसरा। और झांसी तारापुर चली जाती है तो मुझे पूरी रात नींद नहीं आती है उसके बिना। इतना पाल पोस कर और इतना लाड़ कोड़ में हम अपनी बेटियों को बड़ा करते हैं और जब दूसरे घर में जाती हैं और उनके साथ ऐसा कुछ गलत होता है तो देखिए, आप सोचिए ज़रा कि आयशा के माँ बाप पर क्या गुजर रही होगी अभी। मैं वही सोच रही हूँ कि उनके घर पे क्या चल रहा होगा, सब कुछ क्या सोच रहे होंगे, कैसा माहौल होगा। आयशा ने जो भी कुछ किया उसका किसी के पास कोई जवाब नहीं है। मेरी बातों का अगर बुरा लगा हो तो सॉरी, मैं किसी को ऐसे डायरेक्टली नहीं बोल रही हूँ कि सारी औरतें ऐसा गलत है, ऐसा भी नहीं बोल रही हूँ। पर हाँ है, औरत औरत की ही दुश्मन है, वो है, आपको भी पता है कैसे। अपना समझ नहीं है और मेरी यही बात से आप भी एग्री हैं। ऐसा मत कीजिए यार। और हाँ, कोई भी ऐसा कदम उठाइए सबसे पहले आप अपने माँ बाप के बारे में ज़रूर सोचिए। वही माँ है जिसने 9 महीने तक आपको कोख में रखकर इतनी तकलीफ़ सहकर आपको जन्म दिया है और वही बाप है जिसने आपको इतनी दुख और तकलीफ़ें सहकर आपको पाल पोस कर बड़ा किया है, आपके सपने पूरे किए हैं, आपके सपने पूरे करने की कोशिश की है। तो मैं तो यही बोलूँगी कि सबसे पहले हमारे पर जो हक है वो हमारे माँ बाप का हक है। तो प्लीज़ सबसे पहले सोचिए, अपने माँ बाप के बारे में सोचिए। जब आयशा ने कॉल किया तब उनके माँ बाप क्या सोच रहे होंगे, क्या बीत रही होंगी उन पर, तो एक बार अपने माँ बाप के बारे में ज़रूर सोचना। और ऐसे आत्महत्या करने से किसी समस्या का हल नहीं है। लड़िए, अगर आप सच्चे हैं तो लड़िए। आप बहुत कुछ झेलना भी पड़ता है, हमें बहुत कुछ सहना पड़ता है, पर आप गलत नहीं हो तो मत हिम्मत हारो यार, लड़ो, ऐसे आत्महत्या मत करो। ज़िंदगी इतनी सस्ती नहीं है कि आप ऐसे उसको ख़त्म कर दो। तो प्लीज़, अगर कोई ऐसा सोच रहा है कि कोई भी समस्या का हल आत्महत्या है तो उससे पहले आप अपने माँ बाप के बारे में ज़रूर सोचिए। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ मैं। आई होप कि मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। पता नहीं, कुछ भी व्लॉग करने का मेरा मन नहीं कर रहा है, इसलिए मैंने व्लॉग नहीं बनाया है। तो फ्रेंड्स, किसी को पर्सनली लेकर मैंने ये वीडियो नहीं किया है और ना ही मैंने किसी को पर्सनली बोला है। बस मेरे दिमाग में लगातार 2 दिन से ये सब कुछ चल रहा है तो मैंने सोचा आपके साथ थोड़ी बातचीत कर लूँ तो मेरे दिमाग से ये सारी बातें जो है वो हट जाए। मेरा दिमाग वहीं पे जाकर अटका है, वहीं से निकल नहीं रहा है। तो बस इसलिए आपके साथ ये सब कुछ शेयर किया। और सच में ये बातें करते करते भी मेरा जो हाथ है वो वाइब्रेट हो रहा है। इसकी वजह से मेरा मोबाइल जो है वो हिल रहा है और वीडियो भी ऐसे वाइब्रेट हो रहा है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ और जल्दी से मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय। और अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए और अपनी बेटियों का तो खास, अपनी बेटियों को पढ़ा लिखा कर इतना आगे बढ़ाइए ना कि वो ऐसा करने के लिए सोचे भी मत। प्लीज़ आप समझिए मेरी बात। और किसी की, आपके घर की बहू है ना, वो किसी की बेटी है यार।
उसको समझो, उसको सपोर्ट करो। जब आप अपनी बेटी को सपोर्ट करने के लिए ऐसे अंदर से फील कर रहे हो, तो किसी की बेटी को भी आप सपोर्ट करो, उसका साथ दो। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। बाय, जल्दी से मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ।